क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये 20 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस हैं। जो नीट का तुम्हारा इस बार जो एग्ज़ाम आने वाला है 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ तो इस लेवल के रहेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर मात्रा में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस हैं। अगर इस टाइप का पेपर आ गया तो ये समझो सभी बच्चों की सट्टी पट्टी गुम हो जाएगी। काफ़ी हार्ड पेपर, हार्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, बच्चों तुम लोग एक बात और ध्यान रखना कि जब भी तुम लोग वीडियो देखा करो ना, तो इसे फुल पे कर लिया करो। ये नहीं हाफ पे देख रहे हैं। हाफ पे करेंगे तो आपके लिए पता है ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है ये आपको ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए फुल पे कर लो और आराम से क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, मेरे पास में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एट व्हाट टेम्परेचर द RMS दे रखा है। RMS दे रखा है कोई किसका, आर्गन का। सिलेंडर इज इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम -23 डिग्री सेंटीग्रेड। और तुमसे किसकी वैल्यू पूछी है? तुमसे हीलियम की पूछी है। देखो, सीधा से एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सर ये हमारा BRMS का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। √3RT/m, ठीक है, √3RT/m। अब अगर मैं यहाँ पर आर्गन के लिए ले लूँ या फिर मैं यहाँ पर हीलियम के लिए ले लूँ, तो आर्गन के लिए लूँगा तो B आर्गन और हीलियम के लिए लूँगा तो BHE, ठीक है। रेशियो लूँगा तो देखो 3R दोनों में होगा, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, T/m। अब मैं इसके लिए अगर टेम्परेचर देखूँ, यहाँ पर क्या है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड। -23 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ, किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ ये केल्विन में इसको कन्वर्ट करूँगा मैं, तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा, केल्विन में कन्वर्ट करने पर -23 घटा दो तो क्या आएगा, 250। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर रेशियो लूँ, अगर आपको रेशियो लेने में दिक्कत हो रही है, देखो T आर्गन अपॉन M आर्गन, ठीक है, M आर्गन ये हो गया अपॉन √, अब √T हीलियम अपॉन M हीलियम, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो, इसने कहा क्या है, इसने कहा है RMS स्पीड दोनों की क्या है, इक्वल। अगर RMS स्पीड इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। चाहे तो तुम √ दोनों को फिर हटा देना, ठीक है। तो अगर मैं √ यहाँ से डायरेक्ट हटा दूँ तो यहाँ पर बचेगा T आर्गन अपॉन M आर्गन इजकल टू T हीलियम अपॉन M हीलियम, ठीक है। अब देखो, T आर्गन, आर्गन के लिए टेम्परेचर, आर्गन का मुझको टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। और मुझसे देखा जाए M आर्गन कितना दे रखा है मुझे, 4T, ये 4T, इसे क्या माना, T, ठीक है। टेम्परेचर मुझे जो दे रखा है यहाँ पर, टेम्परेचर जो दे रखा है मुझको हीलियम का, वो कितना दे रखा है, 250, ठीक है, 250। और ये कितना है यहाँ पर, ये है हीलियम के लिए 4 से काटा, यहाँ पर 10 आया, यानी कि टेम्परेचर जो मेरा आया वो आया 2500 केल्विन। लेकिन अगर मैं इसे डिग्री सेंटीग्रेड में देखूंगा तो इसमें से 273 को डिक्रीज़ करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा, सेकंड आंसर आएगा, यानी कि 2227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई घुमा फिराए वाली बात नहीं थी, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर दिया हुआ है किरचॉफ्स लॉ से। मुझसे कहा गया है, एट एनी जंक्शन ऑफ द सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग। बिल्कुल सही है, जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, बिल्कुल सही है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं, यानी कि 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें तुमसे पूछा गया है मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में फंसो तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पोटेंशियल P पर क्या मान लो, कुछ पोटेंशियल B मान लो। मैंने P पॉइंट पर पोटेंशियल B मान लिया। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, अगर मुझे पोटेंशियल B पर जो पोटेंशियल है B पर वो मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 30, ठीक है। तो यहाँ कर लो 30 अपॉन, बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 3 प्लस, इधर देखो इधर कितना है 60 और इधर कितना हो जाएगा 6 प्लस, इधर कितना है 90 और इधर क्या हो जाएगा 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ले लो तो 1/3 1/9
+1 अपॉन क्या हो जाएगा 6। ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ, ठीक है, ऊपर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आता है मेरा ऊपर 54। 54 में अगर मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 540, यहाँ पर भी करूँगा, यहाँ पर भी, अरे ये तो पूरा टोटल 540 आ रहा है, ठीक है, 540 अपॉन नीचे करूँगा एलसीएम, नीचे एलसीएम लूँगा तो नीचे भी एलसीएम मेरा कितना आएगा 54 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या है 9 है, ठीक है, ये 9 है। एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा मेरा 9। 54 से 54 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, वैल्यू आएगी वो आएगी 540 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, तो यह 540 × 3 अपॉन और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मेरा 33, ठीक है, 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 540/11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आना है तो ऐसे ही करना है, इधर का पोटेंशियल अपॉन 3 रेजिस्टेंस, इधर का पोटेंशियल अपॉन 6, इधर का पोटेंशियल अपॉन 9 और नीचे आर इक्विवेलेंट ले लेना है और बस जो पोटेंशियल आएगा वो मेरा पी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक आयरन बार है, बिल्कुल सही है भाई, आयरन बार है जिसकी लेंथ मेरे को क्या दे रखी है L, जिसकी लेंथ मेरे को दे रखी है L, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है मेरा M दे रखा है। इसने कहा अगर मैं इसको बेंट कर दूं, बेंट का मतलब है इसे मैं मोड़ दूं, अगर मैं इसे मोड़ दूंगा, ऐसे मैंने इसको मोड़ दिया, कितने एंगल पर मोड़ दिया 90 डिग्री पर, ठीक है, मिडिल से बीच से मोड़ा है, यानी कि ये लेंथ भी मेरा L/2 हो गया और ये लेंथ भी क्या हो गया L/2 हो गया, ठीक है। तुमसे कहा गया है मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द न्यू मैग्नेट। देखो न्यू, इधर देखो, एक बात सोचो सर, एक होता है मैग्नेटिक में एक -m स्ट्रेंथ होती है, एक +m स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट की, ठीक है। अगर मैंने इसको मोड़ा है तो इसका एक साइड, मान लो ये साइड -m है तो ये साइड क्या है मेरा +m है, तो मुझे पहले मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूँ, ये जो डिस्टेंस है ये निकाल लूँ। मान लो ये मेरी x है, अगर मैं पाइथागोरस से थ्योरम से निकालूंगा तो पाइथागोरस से जो इसकी डिस्टेंस निकल के आएगी ये L/2 है, ये L/2 है। अगर मैं हाइपोथेनिस निकालूंगा यानी कि x की वैल्यू निकालूंगा तो x निकल के आएगा मेरा √L/2 का स्क्वायर यानी कि L²/4 और यहाँ भी निकल के आएगा L²/4, ठीक है। अगर इसको निकालूंगा L² बाहर चला जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में बच रहा है L/√2 यानी कि ये जो मेरी डिस्टेंस है x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू मेरी निकल के आ रही है, ये वाली डिस्टेंस ये निकल के आ रही है L/√2, ठीक है, इससे निकाल लेना L/√2। अब मैं अगर मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं देखूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, m' मैंने माना यहाँ पर क्या है m है इंटू ये डिस्टेंस x है और x की जगह मेरा डिस्टेंस कितनी निकल के आई है L/√2, ठीक है, x की जगह डिस्टेंस निकल के आई है L/√2, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर तो कहीं मेरा L ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छा ये हो गया। अब देखो पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट था मेरा, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था मेरा m × L, तो m × L की जगह मैंने क्या लगा देना यहाँ पर M, तो यहाँ M लगाऊंगा और यहाँ पर साथ में √2, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नोट्स में लिखवाए हैं, नोट्स में क्वेश्चन कराए हुए भी हैं, अगर तुम ठीक से देखना तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस कराए इधर देखो, मैंने कहा था बेटा अगर मैं किसी भी इसको अगर मैं बेंड कर दूँ, बेंड करके सेमी सर्कल में ले आऊँ, उसके भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। सेमी सर्कल में ले आया था, अब बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और कितना चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन कराएं। मैंने ऐसे भी कहा है कि तुम्हारे पास में कोई एक मैग्नेटिक मूवमेंट ये रखा है, एक मैग्नेट ये रखी है, एक मैग्नेट इस टाइप से रखिए, तो बताओ अब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा। इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, 5th क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझसे कहा गया बेटा यंग डबल स्लिट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करता हूँ। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, इंटेंसिटी सेम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। दूसरी चीज़ जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तुमसे कहा गया है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑफ द स्क्रीन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वो किसके बराबर है, वो के बराबर है। उसने कहा अगर इसमें पाथ डिफरेंस λ/2 हो तो तुम्हारी किसके बराबर इंटेंसिटी के के रूप में क्या वैल्यू यहाँ पर होगी। तो देखो सीधा सा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इंटेंसिटी का, I' = फार्मूला होता है I1
इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, तो पहले I1 प्लस I2 भी क्या होगी I प्लस 2 अंडर रूट दोनों क्या हो जाएंगी I इंटू आई, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है सेम है, और साथ में क्या होता है कॉस फाई। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2i, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए फेज डिफरेंस। मैं एक बात फार्मूला जानता हूँ, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है फेज डिफरेंस का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ क्या दे रखा है पहले लैम्डा से लैम्डा कट गया तो क्या आया फेज डिफरेंस 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 पाई का मतलब क्या हो गया, कॉस 2 पाई का मतलब हो गया यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4i, और आई डैश की वैल्यू मेरी 4i आई, और 4i इसमें किसके बराबर दे रखी है, इसने इसके बराबर दे रखी है k के बराबर, यानी कि मेरी जो इंटेंसिटी आई वो मेरे किसके बराबर आई, वो आई k/4 के बराबर। अब उसने कहा पाथ डिफरेंस कितना हो गया λ/4। चलो अब अगर हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा और कितना है देखो पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x की वैल्यू क्या है λ/6, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर अब मेरा कितना आया, अब आया पाई बाई 3, ठीक है, 2 से काटा 2 3 जा पाई/3 आया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पाई/3 रखूँ इसी में, ठीक है, इसमें नई इंटेंसिटी जो मेरी हो जाएगी आई डबल डैश ले लो, ठीक है, 2 पाई ऐसे ही तुम्हें पता है 1 प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है 1/2। एलसीएम लिया तो ऊपर मेरे को अच्छा यहाँ पर ये आई है, सॉरी ये आई है, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3i, और i की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, i की जगह मैं रख सकता हूँ k/4। तो आंसर मेरा क्या आया, आंसर आया फोर्थ ऑप्शन 3k/4। जो मेरी इंटेंसिटी होगी k के टर्म में वो क्या होगी 3k/4। थोड़ा हटके क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हटके क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू मुझसे पूछी है करंट की। देखो हम एक सीधा सा फार्मूला जानते हैं, अगर हम लोग IRMS का फार्मूला देखें, ठीक है, IRMS क्या होता है, IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है। IRMS का फार्मूला क्या हो जाता है BRMS। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर है, इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगेगा वो सिर्फ किसका लगेगा XL का, ठीक है, सिर्फ XL का रेजिस्टेंस लगेगा। अगर मैं देखो यहाँ पर BRMS देखूँ, BRMS मुझे को कितना दे रखा है 220, लेकिन मुझे XL नहीं पता है, तो XL के लिए मुझे क्या करना है, XL का फार्मूला मेरा सीधा होता है ओमेगा L। क्या मुझे इसमें कहीं ओमेगा दिया है, ओमेगा भी नहीं दिया है, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू L, ठीक है। अब देखो मैं ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ रखूँगा 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू क्या रख दी 22/7, फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, और L की वैल्यू कितनी है 88 मिली, का मतलब क्या हो गया, मिली का मतलब हो गया -3, ठीक है, -3। अगर मैं 22 से काटूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 10, यहाँ पर 0 से 0, ठीक है, 0 से 0, ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 7 गया ऊपर, 10 की पावर 3 गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया 7000, 5 2 जा 10, यहाँ पर क्या आ गया 880, ठीक है। एक देखो इससे 5 2 जा 10 की इससे मल्टीप्लाई हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं यहाँ पर ये इससे डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा, तो जो मेरी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना, जहाँ तक मैं वैल्यू देख पा रहा हूँ वो वैल्यू लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगी, देखो, या फिर हम लोग डिवाइड करें यहाँ से, किससे डिवाइड करें, हम लोग किससे काटें, 8 से काट दें क्या, 8 से ये किसी से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा ऊपर हो जाएगा, अगर मान लो हम 10 की पावर इसे -2 लिख लो, हटाओ, यहाँ रह गया 7/88, 7/88। 88 को हम लोग क्या मान लें, 88 को हम लोग 90 मान लो, हटाओ, 88 को क्या मान लो 90। अगर 88 को 90 मान लेंगे हम लोग तो 1 0 और ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर किसका है प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा वो नहीं 90 से अगर हम लोग इसको, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 10 की पावर +2 है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर खाली 10 बचेगा। अब 9 से डिवाइड करो,
7 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर, ठीक है, 0.7 कुछ आ रहा है। 0.7 कुछ का मतलब है 0.7 से ज़्यादा, 0.7 से ज़्यादा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, आंसर मेरा 1 ठीक हो जाएगा, यानी कि लगभग 8 एम्पियर मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे दिया है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन हमारे नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगर मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस देख रहा हूँ तो जेई मेंस में क्या हुआ था, इस बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए चलो मैंने डाल दिया, मैंने चलो ठीक है इसको भी डाल दो एक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कहा गया है द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। भाई बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से ही तो बॉडी कूल होती है। अगर बाहर टेम्परेचर ठंडा होगा तो बॉडी जल्दी कूल होगी, वार्म होगा तो बॉडी को टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल ठीक है, और सेशन बिल्कुल ठीक है, और रीजन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ठीक है, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसका, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि देखो इन ए फ्री फॉल, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल गिरती है, वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स इफेक्टिवली जीरो। तो वेट क्या हो जाता है उसका, जीरो। वेट क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि मेरा वेट का फार्मूला क्या होता है, mg माइनस ए, और एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, तो दोनों g में से g गए, जीरो हो जाता है, यानी कि वेट मेरा जीरो हो जाता है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी हैविंग फ्री फॉल, एक्सेलरेशन, इसमें कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जीरो होता है, नहीं भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जी होती है, यानी कि रीजन बिल्कुल मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल मेरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है, ये तुम्हारे बस माइंड सेटअप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखो कोई मीटर स्केल है, मीटर स्केल जो तुमने बहुत ही सारी यूज़ करते हैं ना, 1 मीटर की एक स्केल है, 1 मीटर की स्केल से तुम क्या क्या कर सकते हो, 1 मीटर की स्केल से देखो ना तो ये नाप सकते हो, ना तो ये तो बहुत ही दूरी होगी, ये तो नाप ही नहीं सकते, ठीक है, और ना ये नाप सकते हो। इसमें कौन सी नाप सकते हो, उसमें थर्ड वाली को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हम लोग एक बात जानते हैं, स्क्रू गॉज की जो मेजरमेंट होता है वो ज़्यादा करेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बर्नियर कैलिपर्स। इसका मतलब ये है कि स्क्रू गॉज से हम कम दूरी नाप सकते हैं एज कम्पेयर टू बर्नियर कैलिपर्स के। ये बार में कई बात में क्लास में ये बात बोला गया हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, देखो यहाँ पर वही सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो गई है। सिग्निफिकेंट फिगर की अगर मैं क्वेश्चन में बात करूँ, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम क्या होता है, LV/H। अगर मैं LVH की इनकी मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास में आंसर आता है, ये आ जाता है, ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखो कितनी है, 4, यहाँ पर कितनी है, 3, ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 4। तो मिनिमम आंसर देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, 4, यहाँ कितनी है, 4, तो मिनिमम कितनी है, 3 है। तो आंसर कहाँ तक होगा, आंसर मेरा इसमें 3 तक होगा। 3 तक क्या होगा, तो 2 7 1 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो 5 से इधर झाँके संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 6। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक बैठेगा। ये क्वेश्चन बहुत टाइप के कराए हुए हैं और बहुत बार मैं तुमको बताया भी हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग करते रहना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f, प्रोड्यूस कर रहा है एक इमेज p टाइम्स द साइज। देखो अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर में मैं सीधे फार्मूला जानता हूं, मैग्नीफिकेशन का मेरा फार्मूला होता है -b/u, और इन दोनों का रेशियो इसने क्या दे रखा है, इसने रेशियो दे रखा है p। अगर इसने रेशियो p दे रखा है, अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, -pu, ठीक है। इसने कहा इफ़ द इमेज इज रियल, इमेज अगर रियल बनेगी, इमेज रियल का मतलब है ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, मिरर कॉनकेव मिरर ये है, ठीक है। इमेज रियल कब बनेगी, जब यहाँ से आए और इधर ही मेरी, यहीं पर मेरी इमेज बने, तभी तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, रियल। और दूसरी साइड बनेगी तो कैसी बन जाएगी, तो वर्चुअल बन जाती है। तो अगर मैं मिरर का फार्मूला देखूँ तो मिरर के फार्मूले में हम लोग सीधे एक फार्मूला जानते हैं। मिरर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। सीधा फार्मूला ये होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस की, फोकल लेंथ माइनस की, ठीक है। और b की जगह मैं क्या रखा, -pu, और u तुम्हें पता है u हमेशा ही किसका होता है, माइनस का। इन दोनों में 1/u मैंने कॉमन ले लिया और माइनस सब में गायब कर दिया। देखो माइनस कॉमन लिया, इधर 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 तीनों में माइनस गायब कर दिया, तो यहाँ पर बचा 1/f और यहाँ बचा 1/p + 1, ठीक है, ये बचा।
अगर मैं यहाँ से, मुझसे यहाँ पर पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि u की वैल्यू पूछी है। अगर मैं u की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा f उधर हो जाएगा, नीचे में p मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + p। मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? ऑप्शन 4 मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। तुमसे कहा गया है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.2, यानी कि r की वैल्यू दे रखी है। और देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अगर मेरे पास में, अच्छा इसमें कहा गया है सेपरेट, अच्छा इस प्रकार के दो लेंस हैं। सबसे पहले तो मैं इस जो एक लेंस है, इस एक लेंस की फोकल लेंथ निकाल लूँ। अगर एक लेंस की फोकल लेंथ निकालूंगा उसका फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 R1 माइनस 1 R2। ठीक है, म्यू कितना है 1.5, 1.5 में से जब बन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्टेंस, रेडियस कितनी दे रखी है 0.2 मीटर है, यानी कि कितना हो गया 20। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक माइनस का और एक इसका हो जाएगी, देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अगर मैं यहाँ से फोकल लेंथ को निकाल रहा हूँ तो ये आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/10। 1/10 का मतलब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/20, यानी कि मेरी फोकल लेंथ क्या आई लेंस की 20 सेंटीमीटर। तुमसे कहा गया है ऐसे मेरे पास में दो लेंस हैं, एक लेंस ये है और एक लेंस कोई इस प्रकार का है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कौन सा लेंस ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है कॉन्वेक्स, और दोनों के बीच की दूरी दी है। अगर ऐसा कोई फार्मूला है, दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1 इंटू f2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया 1/20 प्लस 1/20, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर 20 इंटू 20 से 20 कटा तो 1/20 बचा, 1/20 प्लस का 1/20 माइनस का, तो सिर्फ मेरे पास में 1/f फोकल लेंथ कितनी आ गई 20, यानी कि देखा जाए तो फोकल लेंथ मेरे पास में कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। पहले मुझे एक जो लेंस है उसकी मुझे फोकल लेंथ निकालनी थी, उसके बाद में दोनों डी डिस्टेंस पर थी, उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का मुझको फार्मूला रखना था इस प्रकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरी तरीके से, द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ये कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। कहीं तुम्हें दिखता है क्या, कहीं दिखता है जब ये पड़ता है, जब ये फोटोन किसी प्लेट पर पड़ता है, किसी मेटेलिक प्लेट पर पड़ता है, तो क्या करता है अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको दे देता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है इफ़ m is the mass of an electron and c is the speed, the ratio of wavelength of photon of energy E on the अच्छा तुमसे क्या पूछा है बेसिकली तुमसे रेशियो पूछा है। एक बात बोलो, अगर मैं फोटोन के लिए लूँ, सीधी सी बात है सर, फोटोन का फार्मूला क्या होता है SC/λ, सीधी सी बात है, E = SC/λ होता है। ठीक है, और लैम्डा = क्या हो जाएगा SC/E, सिंपल सा SC/E। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लूँगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है h/√2me, ये होता है। दोनों का रेशियो, इसे 1 मान लो और इसे 2 मान लो, दोनों का रेशियो कहूँगा तो h से h में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, h से h खत्म कर दूंगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो c तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, c तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, तो c ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या बचेगा √2me, और नीचे क्या है, नीचे मेरा सिर्फ बचेगा यहाँ पर ये e बचेगा। e से जब हम इसको काटेंगे तो फार्मूला क्या बचा C/√2m/e। कितना सरल क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बस फार्मूला याद होंगे तभी इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज सोचते रह जाओगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन तुमसे कहा गया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक मैंने सीधा सा फार्मूला लिखवाया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, U = mgh/1 + h/re। सीधा सा h की वैल्यू किसके बराबर है, h की वैल्यू है 3re के बराबर। अगर मैं यहाँ से m ऐसे ही, g ऐसे ही, h की जगह 3r/1 + 3r/r, r से r कट गया तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 3mgr/4। ये ऑप्शन हो गया।
बिल्कुल सही। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग गलत कर रहे हो ना तो समझ लो बहुत गड़बड़ बात है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल किसी कीमत पे गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, देखो मैकेनिक्स भी इसमें है, ऐड है, और कोलिजन भी इसमें ऐड है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। देखो मुझसे कहा गया है एक ब्लॉक है ए ब्लॉक एक जो हैंग कर रहा है और बी स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, दोनों के मासेस क्या हैं, सेम है। देन द वैल्यू ऑफ बी विच द स्प्रिंग जस्ट अटेंड नेचुरल लेंथ। ये जो स्प्रिंग है, देखो अभी तो ये स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा। अगर मैं कहूँ ये स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ होगा तो नीचे की ओर क्या है, mg लग रहा है, और इसमें स्ट्रेच क्या होगा, kx। तो अगर मैं x की वैल्यू बताऊँ कितना खिंचा हुआ होगा तो mg अपॉन k ये खिंचा हुआ होगा। ठीक है, अब जरा सोचना, अगर ये इससे स्ट्राइक करेगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इस समय स्ट्राइक करने से पहले मोमेंटम क्या है, mb। स्ट्राइक करने के बाद दोनों चिपक गए, यानी कि दोनों मास जुड़ के क्या हो गए, 2m। और वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, b डैश। m से m काट दिया, यानी कि चिपकने के बाद में जो पहले से वेलोसिटी थी वो मेरी क्या हो गई, वो वेलोसिटी मेरी आधी हो गई। ठीक है, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूँगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या करूँगा, देखो चिपकने के बाद में 1/2 मास कितना है, 2m, और वेलोसिटी क्या है, b डैश स्क्वायर 1/2 mb स्क्वायर हो गया, प्लस अगर मैं इसमें कहूँगा जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। ये कितना स्ट्रेस था, x, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kx स्क्वायर 1/2 kx स्क्वायर। अब जब ये ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, x ऊपर गया है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आ गई है। ठीक है, और ये किसके, ये इसकी जो इसने जो ये वेलोसिटी दी है ये वो है। उसके बाद में जब ये ऊपर जा रहा है तो इसमें एक तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी और होगी ग्रेविटेशन के कारण, वो होगी म्यू 2mgx। 2 क्यों आया, क्योंकि दोनों का मास क्या हो गया है, 2m हो गया है। ठीक है, वो तो हम लोग कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों चिपक के अब मास टोटल क्या बन गया है तुम्हारा, 2m बन गया है। मुझे क्या करना है, देखो 2 से 2 तो मैं काट दिया, चलो ठीक है। m ऐसे ही b डैश की जगह रखा b/2, यानी कि b स्क्वायर बाई 4 हो गया, 1/2 k ऐसे ही x की जगह मैंने रखा mg अपॉन k, यानी कि जब स्क्वायर करूँगा तो m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और यहाँ पर 2mg, x की जगह भी मैंने क्या रखा, mg अपॉन k। ठीक है, मैंने एक k से स्क्वायर को ख़त्म किया। तो यहाँ पर मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मुझे ऐसे ही रखना है। देखो मास इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो मास को तो मैं एक मास को ख़त्म किया, तो यहाँ बचा b स्क्वायर बाई 4, सिंपल सा b स्क्वायर बाई 4 बचा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2, एक m गया तो mg स्क्वायर अपॉन k बराबर, एक m इसमें से गया तो बचा 2m g स्क्वायर अपॉन k। इसको इधर लाऊंगा, देखो ये mg स्क्वायर अपॉन के 2mg स्क्वायर के, जब इसको उधर ले जाऊंगा तो b स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर जब इसको उधर ले जाऊंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आ रहा है 3mg स्क्वायर बाई 2k। ठीक है, जब 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, यानी कि सर मेरा यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू आई 12, b स्क्वायर की वैल्यू आई 12। ठीक है, 12m g स्क्वायर बाई k, यानी कि वेलोसिटी आई √12 mg स्क्वायर बाई k। ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग, ऑप्शंस देख लेंगे, और बल्कि नीचे क्या है, नीचे 2 है तो ऑप्शन आएगा 6। ठीक है, यहाँ से हम देख लेंगे तो ऑप्शन मेरा आएगा वेलोसिटी इजकल टू √2 से कटेगा तो 6m g स्क्वायर अपॉन k। ये मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा कराए जाते हैं जब तुम्हारे 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटों पर मुझको चार्ज दे रखा है। एक बात याद रखना, 2 प्लेटों पर अगर चार्ज दे रखा है, तुमसे ए और डी साइड का अगर मैं पोटेंशियल वो चार्ज देखूं तो ए और डी साइड का चार्ज हमेशा सेम रहेगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को करो ही मत ही, सीधे देखो ए और डी पर चार्ज किसका सेम है। देखो ए और डी हम कहीं है, सिर्फ इसमें है, यही सही है। ठीक है, ए और डी पर चार्ज, तो और ए और डी पर चार्ज होगा कितना, इन दोनों चार्जों को मिला दो, Q1 प्लस Q2।
अपॉन क्या कर दो 2। ये चार्ज होगा, इतना चार्ज इधर होगा, इतना चार्ज इधर होगा। दूसरी चीज़ ये है, जो बीच के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो जितना बी पर होगा उतना ही सी पर होगा, लेकिन अपोजिट होगा, तो ऑप्शन ए ही ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन ए ठीक बैठ रहा है, फर्स्ट ठीक बैठ रहा है। ये क्वेश्चंस तभी आते हैं जब तुम लोग क्वेश्चंस को ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तभी क्वेश्चन समझ में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, मेरे पास में दो आइडेंटिकल बायर्स हैं, एक बायर ये है और एक दूसरे से राइट एंगल ट्रायंगल पर है, यानी कि 90 डिग्री ट्रायंगल पर है, ठीक है, 90 डिग्री ट्रायंगल पर हैं और करंट को कैरी कर रहे हैं। एक करंट मेरा I1 कैरी कर रहा है और एक करंट मेरा I2 कैरी कर रहा है, ठीक है, एक I1 और एक I2 कैरी कर रहा है, ठीक है। मुझसे कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द P पॉइंट, ठीक, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो सीधी सी बात है सर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और पूरे का 1/2, ये हो जाएगा इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा हो जाएगा। अगर मैं B1 की बात करूँ तो फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पर क्या मुझको कहीं करंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये देखो सच एज द कॉमन पॉइंट ऑफ 2, तो 2 वायर्स कैरिंग P इज़ द लेंथ, मुझे कहीं पर करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, मुझसे खाली पूछा है। देखो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक बात याद रखना, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। एक मिनट रुको, अच्छा जो पॉइंट है O, यहाँ से कितनी दूरी पर पूछा है, देखो D डिस्टेंस पर पूछा गया है, कितनी डिस्टेंस पर पूछा गया है, O पॉइंट से जो पूछा गया है इसमें, वो पूछा गया है D डिस्टेंस पर पूछा गया है। तो फार्मूला देखो, चलो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, साथ में क्या हो जाएगा D, म्यू नॉट और साथ में करंट I1, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर दूसरे का लोगे तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D और इसका भी स्क्वायर, और पूरे की पावर पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ और बाहर को निकालूँ तो कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 4 मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने ये कल कराया था, कल जो मैंने डाली है PDF, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें ये क्वेश्चंस कराया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है रेशियो पूछा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, ठीक है, थिन प्रिज्म, पहले किस में, एयर में, उसके बाद में किस में डाल दिया, वाटर में, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 था, मुझे ऐसे ही पता है, कल ही मैंने कराया हुआ है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेविएशन, मैं एयर की बात करूँ, फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू क्या है, जब ग्लास है ना, तो 3/2 मतलब 1.5 - 1 इंटू ए, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको किस में डिप्ट कर दिया, वाटर में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो गिलास ऊपर रखो और नीचे रखो ये 1.3, ठीक है, 1.3 ये नीचे रखो, -1 इंटू ए, दोनों का क्या पूछा है, रेशियो, ए से ए खत्म कर दो, तो यहाँ पर जो मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है, ऊपर बच रहा है 0.5, ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है, इसमें से जब इससे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0.2 अपॉन 1.3, 1.3 कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.8 और यहाँ आ जाएगा 0.2, आंसर क्या आ रहा है 4, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर वैल्यू रख के कराया, इससे पहले क्वेश्चन में चाहे आप वैल्यू यहाँ पर रखो 3/2 और यहाँ रखो 4/3, ठीक है, तब भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी कराया था पेपर में, ठीक है, कल के पेपर में कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, देखो मुझसे कहा गया है दो वेव्स हैं, इतना है, ठीक है, कह रहा है इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं, सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर, A1 इसका क्या दे रखा है, A दे रखा है, यानी कि A स्क्वायर, A2 स्क्वायर, दूसरा क्या दे रखा है, A स्क्वायर प्लस 2
A1 A2 दोनों के बीच में एंगल, भाई फेज डिफरेंस अगर दोनों के बीच में देखूंगा तो यहाँ पर ω2 प्लस π/3 है, यहाँ पर क्या है ω_t, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस आ गया π/3, ठीक है। π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो ये √a² क्या हो गया 2a², और ये भी क्या हो गया 2a², लेकिन cos π/3 का cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर मेरे पास क्या आया, आंसर आया मेरे पास में √3a², √3a² का मतलब हो गया √3a, एम्पलीट्यूड कितना आ गया √3a, यानी कि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार से हमारी और भी वीडियोस आती रहेंगी। अभी मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें अब मैं पर डे 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा उस सीरीज़ को बच्चों लोग जरूर देख लो, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी प्रकार से डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करतिया करो, थोड़ी देर की बात है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसे ही इसी टाइप के जब तुम्हारे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है।